Hello everyone, once again welcome back to my channel Tech for Knowledge, and in today's video we'll be discussing about selecting and accessing from data. Selecting and accessing data from the data frame. पर इससे पहले हमारे कुछ टॉपिक्स, एक दो प्रॉपर्टीज, एक दो एट्रीब्यूट्स जो पिछली वीडियो में छूट गए थे वो अब की बार हम करेंगे। उनमें से एक है लेंथ फंक्शन और दूसरा है काउंट फंक्शन। तो पहले लेंथ फंक्शन करते हैं। तो देखिए ये पहले हमने अपना डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, इसे रन करते हैं तो ये आ गया हमारा डेटा फ्रेम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ। तो मैं उस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर रही हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, हम लेंथ फंक्शन को यूज करा रहे हैं और उस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। अब मैं दोबारा ये नहीं चाहती कि डेटा फ्रेम प्रिंट हो, उसकी सिर्फ लेंथ प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर रही हूँ। सो कैन यू सी वैल्यू क्या शो कर रहा है? 4। क्यों? क्योंकि लेंथ फंक्शन क्या करता है, वो हमें क्या रिटर्न करता है? इट विल रिटर्न नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम। और हमारे डेटा फ्रेम में कितनी रोज थी? फर्स्ट रो जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल। दैट मीन्स हमारे डेटा फ्रेम में 4 वैल्यूज थी, इसीलिए 4 रोज थी, इसीलिए वो यहाँ पर लेंथ फंक्शन की क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है? 4। नेक्स्ट फंक्शन इज योर काउंट फंक्शन। अब हम काउंट फंक्शन को देखेंगे। अब यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन की हेल्प से काउंट फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। काउंट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं? काउंट फंक्शन हमें हेल्प करता है नोन NaN वैल्यूज, नॉट अ नंबर वैल्यूज के अलावा वैल्यूज हैं। काउंट फंक्शन हमें नोन NaN वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज नॉट अ नंबर वैल्यूज नहीं है, यानी जो नॉर्मल वैल्यूज है, NaN के अलावा जितनी भी वैल्यूज रह जाएंगी उनको काउंट करके आंसर देगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसे सीरीज में यूज किया था। बस हल्का सा डिफरेंस कहाँ आएगा कि इसमें हम आर्ग्यूमेंट की तरह, यानी पैरेंथेसिस में इंडेक्स या फिर अपने यूं कह लीजिए एक्सिस की वैल्यू को पास करेंगे। हमें याद होगा कि डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और उसके 2 एक्सिस होते हैं। एक 0 एक्सिस जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? रोज के लिए। और एक क्या है? एक्सिस 1 जो किसके लिए यूज होता है? कॉलम्स के लिए। तो अगर हम df.count फंक्शन में जो अपना काउंट फंक्शन है डेटा फ्रेम का, अगर उसमें हम कुछ भी वैल्यूज पास नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? वो हमें डिफॉल्ट वैल्यू पिक करेगा, यानी कि वो रोज वाली वैल्यूज को काउंट करके देगा। यानी वो एक्सिस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या पिक करेगा? 0। यानी अगर हम इस ब्रैकेट को खाली रखें या इसमें 0 वैल्यू पास करें या हम क्या करें, एक्सिस कीवर्ड लिखकर इज इक्वल टू उसमें इंडेक्स मेंशन करें, तीनों ही केसेस में वो सेम आउटपुट देगा, सेम वैल्यू को रिटर्न करेगा। इस चीज को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर काउंट, पहले हमें बताना है कि किस चीज को काउंट करना है। सो हमने डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए काउंट फंक्शन को यूज करना है। इसे हमने सेव किया और अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख रहे हो आप उसने क्या किया? उसने हमें, क्योंकि रो वाइज डेटा बताया है, उसने कहा हर कॉलम के लिए रोज की कितनी वैल्यूज है। जैसे अगर हम 2015 वाले कॉलम को देखें तो उसमें नॉट अ नंबर वाली वैल्यूज कितनी है? 2। ये 2 वैल्यू है 50,000 एंड 40,000, इसलिए यहाँ पर वो 2 की काउंटिंग शो कर रहा है। फिर इसी तरीके से 2020 में नॉट अ नंबर वाली वैल्यूज कितनी है? ये 2 है 30,000 एंड 70,000। यहाँ भी इसलिए 2020 वाले कॉलम में उसने क्या शो किया कि कितनी रोज है? 2 रोज। यानी वो नॉट अ नंबर वाली वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करता। इसी तरीके से 2025 में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी इसको 2 ही ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जो रोज में काउंट होंगी, क्योंकि वो नॉट अ नंबर वैल्यू को तो काउंट ही नहीं करता। तो इसीलिए 2025 के लिए भी उसने 2 ही वैल्यूज को शो किया है उस रो में। तो चलिए एक और चेंज करके देखते हैं। इसमें हम काउंट में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देते हैं, यहाँ वैल्यू दे। अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि अभी भी वो रो वाइज ही डेटा को काउंट करके बताए, तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं? अगर इसे खाली छोड़ रहे हैं तो भी वो डिफॉल्ट वैल्यू रोज की ही पिक कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 वैल्यू रखें तब भी वो रोज की फॉर्म में ही रिटर्न करेगा। लेट्स चेक दिस। देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी ऐसे ही किया था उसने। 2015 कॉलम में कितनी रोज है? 2। 2020 के लिए कितनी वैल्यूज है रो में? 2। 2025 के लिए कितनी? 2। और जब हमने 0 आर्ग्यूमेंट पास किया तब भी सेम आउटपुट शो हो रहा है। और अगर हम आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर एक्सिस की वैल्यू को मेंशन करें, एक्सिस इज इक्वल टू डेक्स, तब भी सेम ही आउटपुट आएगा। लेट्स चेक, एग्जीक्यूट दिस। आप देख रहे हैं अभी भी सेम ही आउटपुट आया है, यानी तीनों केसेस में सेम आउटपुट आएगा। कब? अगर हम काउंट मेथड में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना करें तब भी वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रोज की ही पिक करेगा। दूसरा केस कि जब हम क्या करें, काउंट मेथड में 0 वैल्यू पास करें तब भी। और तीसरा मेथड क्या? जब हम काउंट मेथड में एक्सिस की वैल्यू पास करें और वो क्या पास करें? इंडेक्स, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। अब काउंट मेथड जो है वो एक और काम कर सकता है। अगर हम यहाँ पर अपने एक्सेस में मेंशन करें कॉलम्स, तो वो अब की बार जो काउंटिंग करके देगा वो कॉलम वाइज करके देगा। लेट्स चेक, कैन यू सी? अब की बार उसने क्या कहा है कि उसने जो डेटा काउंट किया है
वो कॉलम वाइज किया है और रो की फॉर्म में उसे डिस्प्ले किया है। तो वो क्या रिटर्न कर रहा है कि हर रो में कितने कॉलम्स हैं। तो यानी अगर हम जनवरी में देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1, 2 एंड 3, इसीलिए वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 3। सेम हियर फेब्रुअरी वाली रो में कितने कॉलम्स हैं, 1, 2, 3, यानी अब हमें वो कॉलम्स की काउंटिंग बता रहा है कि हर रो में कितने कॉलम्स है। पहले वो क्या कर रहा था कि हर कॉलम में कितनी रोज है। तो ये सेम तरीके का आउटपुट डिस्प्ले करेगा अगर हम यहाँ पर कॉलम्स ना लिखकर, मतलब एक्सिस की वैल्यू ना देकर सीधा अगर यहाँ 1 लिखते हैं तब भी ये सेम आउटपुट देगा। लेट्स चेक। देख रहे हैं आप, इन दोनों केसेस में सेम आउटपुट आया है। यहाँ पर उन्होंने दोनों ही केसेस में कॉलम्स को काउंट करके आउटपुट दिया है। Please note that you can also use shape 0 to see the number of rows and shape 1 to get the number of columns. 0 यानी यहाँ पर हम क्या मेंशन कर रहे हैं कि 0 एक्सिस, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, रोज की बात कर रहे हैं जहां पर क्या मेंशन होते हैं, इंडेक्स। और 1 यानी यहाँ पर हम क्या बात करना चाहते हैं, कॉलम्स की बात करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, 1 एक्सिस। क्यों, क्योंकि डेटा फ्रेम में 2 एक्सिस होते हैं, 0 एक्सिस एंड 1 एक्सिस। 0 stands for rows and 1 stands for column. Let's see this also through example. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, I have used df.shape. अब ये भी वही काम करती है कि ये भी नंबर ऑफ रोज काउंट करती है। पहली बात तो ये कि ये नंबर ऑफ रोज काउंट करेगी लेकिन हर कॉलम के लिए नहीं करेगी। दूसरा ये डिफरेंस है कि इसमें नॉट अ नंबर टाइप की जो वैल्यूज हैं उनकी भी काउंटिंग हो जाती है। ये चीज हम इसके आउटपुट से समझेंगे। लेट्स रन दिस। ये आया हमारा डेटा फ्रेम जहां मैंने अभी कुछ चेंजेस कर दिए थे। मैंने मार्च वाला कॉलम भी, मार्च वाली रो भी ऐड करा दी थी। तो क्योंकि जितने भी नॉन मैचिंग वैल्यूज होंगी वहां क्या आ जाएगा, NaN, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए जो आपका काउंट फंक्शन था वो क्या करता है, वो हर रो के लिए आपको काउंट करके देगा कि हर कॉलम में कितनी रोज हैं। अगर 2015 की बात करें तो उसमें टू वैल्यूज है क्योंकि वो NaN को काउंट नहीं करता, 2 रोज है। 2020 में भी अगर देखें तो उसमें भी 2 ही रोज है क्योंकि एक NaN है। 2025 में भी कितनी रोज है, 2 रोज है क्योंकि उनमें भी एक NaN है। लेकिन जब बात आई शेप की, तो शेप में उसने क्या किया कि रोज को तो काउंट किया पर एक तो अलग अलग काउंट नहीं किया कि 2015 कॉलम के लिए कितना है, 2020 के लिए कितना है, 2025 के लिए कितना है, और साथ के साथ NaN की वैल्यूज को भी काउंट करके उसने आउटपुट दिया है, दैट इज 3। ठीक इसी तरीके से काउंट और शेप में डिफरेंस देख लेते हैं। कॉलम वाइज भी यहाँ पर 0 की जगह रख देते हैं 1, यहाँ भी 0 की जगह 1 एंड सेव इट एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए अब क्या हुआ, अब की बार इसने क्या किया है, हमने क्योंकि एक्सिस की वैल्यू को 1 रखा था, यानी अब की बार हमने डेटा को कॉलम वाइज काउंट करवाया है। तो हम देखेंगे कि जनवरी की रो में कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम। क्योंकि ये NaN को काउंट नहीं करता तो कितने कॉलम्स हुए, सिर्फ 2 कॉलम्स हुए। दैट इज वाई ये रिटर्न जनवरी रो के लिए क्या रिटर्न कर रहा है कि देयर आर 2 कॉलम्स। फैब मंथ की अगर देखें, फैब रो के लिए अगर देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसीलिए फैब के लिए क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 3। अब मार्च के लिए अगर देखें तो यहाँ पर 2 NaN वैल्यूज है जिनको ये काउंट नहीं करेगा। दैट मीन्स मार्च रो के लिए सिर्फ कितने कॉलम्स की काउंटिंग होगी, सिंगल, दैट इज 1। तो इसलिए मार्च के लिए 1 प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर शेप की बात करें तो देखिए शेप क्या आउटपुट शो कर रहा है, दैट इज शोइंग ओनली 3, क्योंकि उसको NaN से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा, वो इसको रो वाइज प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि NaN को काउंट नहीं कर रहा, तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में ले रहा है, जितनी भी होंगी वो एक जैसी ही होंगी। तो इसलिए उसकी शेप को उसने क्या रिटर्न किया कि कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, 3। 2015, 2020 एंड 2025, इनकी सब वैल्यूज के लिए इनके लिए 1, 2020 की सारी वैल्यूज के लिए दूसरा, और 2025 के लिए तीसरा। तो इसलिए यहाँ काउंटिंग शो हो रही है 3, यानी यहाँ भी ये NaNs को काउंट नहीं कर रहा और रो वाइज डेटा को डिस्प्ले नहीं कर रहा, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को की फॉर्म में आउटपुट दे रहा है। आई होप ये डिफरेंस क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अदर ऑपरेशंस, सिलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम। सो सिलेक्टिंग अ कॉलम, तो उसका सिंटेक्स क्या है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या, कॉलम नेम। या उसी चीज को करने का दूसरा तरीका भी है कि इसी तरीके से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को यूज करें लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्या यूज करें, डॉट ऑपरेटर एंड देन कॉलम नेम। यानी ये वाला तरीका क्या है, कैसे कर रहे हैं हम इसको, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये है यूजिंग डॉट नोटेशन। दोनों ही तरीके आपके कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमने डेटा फ्रेम यहाँ क्रिएट किया हुआ है, इसमें क्या है, ये हमारे रो इंडेक्स है और ये हमारे कॉलम नेम्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हमारी डेटा वैल्यूज है 1, 4, 2, 5, 3, 6।
इस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएटेड है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ सेकेंड कॉलम का नाम का जो कॉलम है उसकी वैल्यूज प्रिंट हो। तो ऐसे केस में हमने क्या कमांड दी, क्या सिंटेक्स यूज किया, अपने ऑब्जेक्ट का नेम, डेटा फ्रेम का नेम दैट इज DTF, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में जिस कॉलम की वैल्यूज को हम प्रिंट कराना चाहते थे उस कॉलम का नेम। तो इसीलिए देखिए उसके सामने वाली वैल्यूज ही प्रिंट हो रही है, ये अपना रो इंडेक्स और साथ में सेकेंड कॉलम की वैल्यूज AB एंड 25। और इतना ही नहीं, अगर आप ये चाहें कि एक साथ कई कॉलम्स को एक्सेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिन जिन कॉलम्स को हम चाहते हैं उनको लिस्ट की तरह पास कर देंगे। यानी जैसे DTF, और अगर हमें चाहिए कि हम क्या चाहते हैं कि दो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट कॉमा सेकंड इस तरीके से कॉलम्स के नेम के साथ लिस्ट के फॉर्म में इसे पास कर देंगे। तो क्या होगा, सिर्फ आपके फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। और ऐसा ही नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो देखो यहाँ पर एक से ज्यादा कॉलम्स की वैल्यू तो प्रिंट करवा ही रखी है, पर साथ के साथ आप उनका ऑर्डर भी चेंज करना चाहते हैं। जैसे अगर हम पहले फर्स्ट लिखे और फिर सेकंड लिखे तो जिस ऑर्डर में कॉलम्स थे उसी में प्रिंट होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले सेकंड कॉलम की वैल्यूज प्रिंट हो फिर फर्स्ट, यानी जिस भी ऑर्डर में आप वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं उस तरीके से कॉलम्स का नाम एंटर कर दीजिए। तो क्या है, पहले किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, सेकंड कॉलम की, और बाद में किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, फर्स्ट कॉलम की। तो इस तरीके से वी कैन ऑल्सो चेंज द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ सबसेट फ्रॉम डेटा फ्रेम। यानी हमें कुछ ऐसा करना है कि एक रो या कॉम्बिनेशन ऑफ रोज या एक कॉलम या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स को अगर एक्सेस करना है और उनके लेबल्स को यूज करते हुए अगर एक्सेस करना है, क्योंकि हम इसे दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, या तो लेबल से या इसकी इंटीजर लोकेशन की हेल्प से, उसकी पोजीशन की हेल्प से। तो पहले लेबल से उसको एक्सेस करना सीखेंगे और उसका सिंटेक्स ये रहा। सिंटेक्स में क्या है कि डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट, जैसे हमने डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या ले रखा है, DTF डॉट LOC कीवर्ड, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम पहले रो की रेंज देंगे, यानी रो की स्टार्टिंग वैल्यू, और कॉलन रो की एंडिंग वैल्यू, फिर कॉमा का यूज करेंगे, फिर कॉलम की रेंज देंगे, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ कॉलम एंड कॉलन एंडिंग वैल्यू ऑफ कॉलम। कंफ्यूज ना हो, यहां पर मैं कॉलन बोल रही हूं और यहां पर मैं कॉलम बोल रही हूं। ये हमारा डेटा फ्रेम है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक्सेस करना सीखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमें एक ही रो को एक्सेस करना है तो रो का नेम यूज करेंगे या यूं कह लीजिए रो का लेबल यूज करेंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट, और फिर हमने क्या किया, LOC कीवर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने उस रो की वैल्यू, उस रो के लेबल को यूज किया है जिसे हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जिसकी वैल्यूज को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए जिसके हर कॉलम को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। मान लीजिए हम दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली की एवरेज इनकम और दिल्ली का पर कैपिटा इनकम को डिस्प्ले कराना चाहते थे। तो हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में सबसे पहले दिल्ली वैल्यू लिखी, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही रो की वैल्यू चाहिए थी। फिर उसके बाद क्या यूज किया है, कॉमा, और फिर कॉलन। ये किस लिए, कॉलम की रेंज बताने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर हम हर कॉलम का डेटा चाहते हैं इसलिए उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी कुछ नहीं दी, फिर कॉलम यूज किया, कॉलन यूज किया, और फिर एंडिंग वैल्यू भी कुछ नहीं दी। ये नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये यूज करना ही करना है अगर आप आउटपुट ठीक से चाहते हैं तो। फिर हमारा आउटपुट देखिए किस तरीके से आया। इसमें दिल्ली की रो के लिए उसकी पॉपुलेशन की वैल्यू आ गई है फ्लोटिंग टर्म्स में। डेटा टाइप आपका जो है वो फ्लोट की तरह डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पाइथन की खासियत है कि अगर उनमें से एक भी आउटपुट आपका फ्लोट टाइप का है तो वो इंटीजर डेटा टाइप को भी प्रमोट कर देता है फ्लोट डेटा टाइप में। सो एवरेज इनकम आपकी 45,000 थी, वो भी यहाँ डिस्प्ले हो गई। पर कैपिटा इनकम आपके डेटा फ्रेम में कितनी थी, ये भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। यानी एक पूरी रो का, दिल्ली का डेटा आपको शो हो गया। कैसे? जब आपने क्या यूज किया, DTF.LOC और रो का लेबल मेंशन किया और फिर कॉमा और कॉलन। ये तो तब था जब आप सिंगल रो को एक्सेस करना चाहते थे। अगर आप मल्टीपल रोज को एक्सेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिमिलर सा ही सिंटेक्स है। बस आप क्या करेंगे, आप जब रो की रेंज पास करेंगे तो उसमें आप बता देंगे कहां से कहां तक की वैल्यू चाहिए। आपको मुंबई से कोलकाता तक की वैल्यू चाहिए। अब आप एक चीज नोटिस कर लीजिएगा अभी आउटपुट में, जब हम लेबल्स को यूज कर रहे हैं, जब हम रो लेबल्स को यूज कर रहे हैं, यानी ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जब ये यूज कर रहे हैं तो उस वक्त वो उस वैल्यू को भी इंक्लूड करता है जो आपकी एंडिंग रेंज है। ये देखिए यहाँ पर ये कोलकाता का डेटा भी डिस्प्ले कर रहा है ये, तो यहाँ पर इसने
मुंबई से लेकर चेन्नई तक के तीनों कॉलम्स को डिस्प्ले किया है, पॉपुलेशन को भी, एवरेज इनकम को भी, पर कैपिटा इनकम को भी। तो अब तक हमने सिर्फ रोज के एलिमेंट्स को एक्सेस किया है, अब हम कॉलम्स को भी एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सेम सिंटेक्स, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एलओसी। तो जिस तरीके से पहले कॉलम के लिए सिर्फ खाली कॉलन और कॉमा यूज कर रहे थे, उसी तरीके से अब पहले रोज आती है, तो रोज हमें अब की बार सारी डिस्प्ले करानी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ कॉलन और फिर सेपरेट करने के लिए कॉलम की वैल्यूज को कॉमा का यूज किया। और अब हमने क्या दे दी, रेंज दे दी, यानी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी अपने कॉलम की, और कॉलन लगाकर क्या किया, एंडिंग वैल्यू दे दी अपने कॉलम्स की। तो इस तरीके से पॉपुलेशन से लेकर पर कैपिटा इनकम तक सारे कॉलम्स डिस्प्ले होंगे और हर रो के लिए होंगे। इसीलिए डेटा इस तरीके से आ रहा है, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता रो के लिए तीनों कॉलम्स को डिस्प्ले कर रहा है। अब हम चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि सिर्फ दिल्ली और मुंबई का डेटा प्रिंट हो और वो भी सिर्फ यहां तक प्रिंट हो कि एवरेज इनकम और पॉपुलेशन ही शो करे, तो ऐसे केस में हम क्या चाहते हैं कि रोज डिस्प्ले हो, कौन से वाले, सिर्फ ये दो, और कॉलम भी डिस्प्ले हो, सिर्फ कौन से वाले, सिर्फ ये दो। तो ऐसे केस में ऐसी चीजों को भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके लिए हम दोनों की रेंज प्रोवाइड कर देंगे। सिंटेक्स बिल्कुल सिमिलर है। आपके डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट लोकेशन और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में पहले हमने दी रोज की रेंज, कॉमा लगाकर फिर हमने क्या दी, पॉपुलेशन की रेंज, और इसी तरीके से जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था वो हमें शो हो रहा है। और अगर अब आप चाहते हैं कि आप अपनी चॉइस की रोज और कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, पर लेबल की हेल्प से नहीं, उनकी पोजीशन की हेल्प से। पोजीशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे हमने आपको याद है जब डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और अगर हम अपने डेटा एक्सेस की यानी इन रोज की कोई वैल्यू ना दें, तो तब बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट होता है, इनकी पोजीशन, जो कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। इसी तरीके से अगर हम अपने कॉलम के नेम्स की भी कोई वैल्यू ना दे, तो उसमें भी बाय डिफॉल्ट इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज डिफाइंड होती है। इसके लिए 0, सेकेंड कॉलम के लिए 1 और थर्ड कॉलम के लिए 2। यानी आप अपने लेबल्स का नाम ना यूज करते हुए अगर आप इंडेक्स की पोजीशन की हेल्प से अपने डेटा को अगर एक्सेस करना चाहें, तो उसका भी सिंटेक्स बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बट सिर्फ आपके एलओसी की जगह पर क्या आ जाएगा, आई लोकेशन। आई लोकेशन से मतलब क्या है, उनका इंटीजर लोकेशन। बाकी सारा सिंटेक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। और आपको एक और डिफरेंस, जब आप अभी आउटपुट्स देखेंगे तो एक और डिफरेंस नोट करने को मिलेगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर एंडिंग वैल्यू क्या दी थी, कोलकाता, तो इसने कोलकाता की वैल्यू को भी इंक्लूड किया था। और इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरेज इनकम जो है वो एंडिंग वैल्यू है, और यहाँ पर मुंबई एंडिंग वैल्यू, तो इसने मुंबई के लिए भी डेटा दिया है और एवरेज इनकम कॉलम को भी डिस्प्ले किया है। लेकिन जब हम अगर ऐसा करते हैं, यहाँ पर कोलकाता की क्या वैल्यू है, पोजीशन वैल्यू 3, तो अगर हम कुछ ऐसी रेंज देते 0 to 3, तो वो इस 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, यानी वो कोलकाता का डेटा डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्लाइसिंग की तरह अब अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, यानी वो 0 to n-1 वैल्यूज के लिए ही चलेगा। तो आप डेटा उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट कराएंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोलकाता भी इंक्लूड हो, तो अपनी रेंज आप कुछ इस तरीके से देंगे, 0 to 4। तो अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपनी मर्जी के रोज और कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे आई लॉग के थ्रू, यानी इंटीजर लोकेशन के थ्रू। तो यही सेम डेटा फ्रेम हमने एग्जाम्पल की तरह ले लिया है, DTF, जिसमें हमारी ये रोज और ये कॉलम्स गिवन है। अब इस डेटा फ्रेम से अगर हम कुछ ऐसा चाहें कि मैं दिल्ली और मुंबई रो के लिए, तो यानी हमें सिंटेक्स क्या है, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट ILOC, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रो की रेंज, फिर कॉलम इंडेक्स की रेंज। तो हमारे डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, DTF डॉट ILOC, दैट इज इंटीजर लोकेशन। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में मुझे क्या चाहिए, दिल्ली और मुंबई, दैट मीन्स 0 to 1। पर ध्यान रखना है कि जब हम आई लॉक यूज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुंबई भी प्रिंट हो, तो अगर हम रेंज 0 to 1 देंगे, तो ये क्या करेगा, 1 को इंक्लूड नहीं करेगा। दैट मीन्स ये 1 को एक्सक्लूड कर देगा, और हमें 1 भी प्रिंट कराना है। तो हमें जिस भी पोजीशन पर जो हमें प्रिंट कराना है वो वैल्यू है, उससे एक वैल्यू ज्यादा रखनी है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो रेंज दी है वो 0 to 1 ना देकर क्या दी है, 0 to 2। और हमें कॉलम्स कौन से चाहिए थे, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। तो इनका इंडेक्स क्या है, 1 और 2। लेकिन 2 को अगर लेंगे तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, यानी उससे एक ज्यादा, दैट मीन्स 1 to 3 रेंज लेनी है। इसलिए हमने कॉलम की रेंज क्या ली है, 1 to 3। और इस तरीके से जो हमें आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट शो हो रहा है। देन
एक और एग्जाम्पल, इसमें भी हमने क्या किया, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट ILOC स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ रेंज दैट इज 0 to 2, दैट मीन्स 0 और 1 प्रिंट होंगे। 0 और 1 पर कौन है, दिल्ली एंड मुंबई, तो दैट मीन्स दिल्ली और मुंबई का डेटा प्रिंट होगा। और कौन से कॉलम्स चाहिए, 1 to 2, 1 to 2, दैट मीन्स 2 इंक्लूड नहीं होगा, सो दैट मीन्स सिर्फ एवरेज इनकम वाला कॉलम डिस्प्ले होगा, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एवरेज इनकम वाला कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम डेटा फ्रेम, यानी अगर हमें सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना हो डेटा फ्रेम का, तो हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो वही डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, डॉट नोटेशन का यूज करेंगे। फिर एक तरीका तो ये है कि हम कॉलम नेम, यानी वो जो कॉलम का लेबल था वो मेंशन करें, डॉट अपनी रो का नेम मेंशन कर दे चाहे तो, चाहे इंडेक्स नंबर मेंशन कर दे जो आपकी आई लोकेशन थी वो। दूसरा तरीका क्या है कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और साथ में क्या यूज करें, डॉट एट, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 आर्ग्यूमेंट पास करें, वन इज योर पहले रो नेम और फिर कॉमा लगाकर कॉलम का नेम। और एक और तरीका क्या है कि ऐट का ही यूज करते हुए दूसरा कोई एट्रीब्यूट है आई एट, एट और आई एट में आप डिफरेंस समझ ही गए होंगे कि एट के आगे जब आई लगा है तो इसका मतलब इंटीजर लोकेशन की बात कर रहे हैं वो कि किस लोकेशन पे। सो डीएफ ऑब्जेक्ट आई एट रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स। तो अब की बार हमने अपना डेटा फ्रेम चेंज कर लिया है। इस एग्जाम्पल में हमारे डेटा फ्रेम के जो रो लेबल्स हैं वो क्या है, A एंड B, और कॉलम लेबल्स क्या है, 1, 2 एंड 3, और ये हमारी डेटा वैल्यूज हो गई हैं। अब हमने सबसे पहले क्या किया, पहले वाला रूल यूज करके देखा, ये वाला जिसमें डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिया, डॉट टू यानी हमारे कॉलम का नेम लिखा, फिर उसके बाद ये डॉट नहीं आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने अपने कॉलम का लेबल या यू कह लीजिए नेम दे दिया। आप चाहते तो यहाँ पर इंडेक्स भी दे सकते थे, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, रो लेबल दैट इज योर बी, तो दैट मीन्स सेकेंड कॉलम में सेकेंड रो में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, दैट मीन्स 5 प्रिंट होगा, तो यहाँ 5 प्रिंट हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर ले तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट, अब ये 2 क्या है, हमारे कॉलम का नेम, हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर हमने कॉलम नेम लिया है पहले एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में अब हम क्या लेंगे, रो का इंडेक्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें मान लीजिए फर्स्ट रो चाहिए, तो हम यहाँ या तो क्या लिख सकते थे, A या उसका इंडेक्स, तो ये कौन से इंडेक्स पर है, 0, B कौन से इंडेक्स पर है, 1, तो यहाँ हमने क्या पास कर दिया, 0। तो दैट मीन्स अपनी फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में क्या वैल्यू है, 2, दैट इज वाई इट इज प्रिंटिंग 2। अब हम अपना ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसमें डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट एट एट्रीब्यूट यूज किया, और फिर क्या है, पहले रो का नाम दैट मीन्स फर्स्ट रो A, और फिर क्या है, कॉलम का नाम दैट इज 3। तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में क्या है, 3, तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट में क्या शो हो रहा है, 3। फिर हम अपना ये वाला मेथड देखेंगे जिसमें आपने क्या यूज किया, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, फिर आई एट डॉट आई एट, और फिर रो इंडेक्स पास किया, कमा कॉलम इंडेक्स। तो हमारा रो इंडेक्स फर्स्ट, दैट मीन्स आपके किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, यानी सेकेंड रो की वैल्यू, सेकेंड रो की वैल्यू, और आपने क्या पास किया है, कॉमा 2, दैट मीन्स ये फर्स्ट कॉलम आपका 0th इंडेक्स पे, ये फर्स्ट पे, ये सेकेंड, थर्ड कॉलम सेकेंड इंडेक्स पे, तो दैट मीन्स थर्ड कॉलम और सेकेंड रो पे कौन वैल्यू है, 6, दैट इज वाई इट इज डिस्प्लेइंग 6 हियर। तो इस तरीके से हम सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं 3 तरीके से। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग वैल्यूज इन अ डेटा फ्रेम, या यूं कह लीजिए एडिंग और मॉडिफाइंग रोज एंड कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स वैल्यूज इन अ डेटा फ्रेम, यानी एक्सिस्टिंग वैल्यूज को चेंज करना हो या कुछ नई वैल्यूज ऐड करनी हो तो डेटा फ्रेम में क्या करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है। तो उसका सिंटेक्स ये है, डीएफ ऑब्जेक्ट, फिर कॉलम का नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रो लेबल इज इक्वल टू ऑपरेटर एंड देन गिव द न्यू वैल्यू। ये सिंटेक्स बेहतर तब समझ में आएगा जब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारा डेटा फ्रेम है DTF नाम का, ये हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, इसमें हमें एक और कॉलम ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम का नाम यानी ऑब्जेक्ट का नाम DTF, फिर उसके बाद क्या, कॉलम का नेम, हमने कॉलम का नेम रखा 4। अगर ये 4 नेम पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसकी वैल्यूज में चेंज आ जाता, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो इस नाम का एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो क्योंकि इस डेटा फ्रेम में 4 नाम का कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए आउटपुट में देखिए यहाँ पर 4 नाम का कॉलम
अपने आप अब आ गया है, क्रिएट हो गया है, और हर रो के लिए जो हमने एक सिंगल वैल्यू दी थी, हर रो को वो वैल्यू असाइन हो गई है 44, 44, 44। अब इसी एग्जाम्पल को, जो ये आउटपुट अब आया है नए कॉलम के साथ, अब अगर हम डेटा फ्रेम में कुछ चेंजेस करें, कुछ मॉडिफिकेशंस करें, और अब हम अगर कॉलम नेम यूज करें DTF4, और तब उस वैल्यू को, तब उस फोर्थ कॉलम को अगर हम वैल्यू दे 66, तो क्योंकि अब की बार डेटा फ्रेम में 4 नाम का कॉलम एग्जिस्ट करता है, तो अब जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स है उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। पहले वो 44 थी, अब वो क्या हो गई है 66। यानी हम क्या कह रहे हैं कि इस सिंटेक्स से अगर वैल्यूज पहले से, अगर कॉलम नेम पहले से एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, उसमें उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्रिएट हो जाएगा। सेम इज द केस फॉर रोज ऑल्सो, जैसा कॉलम्स के लिए रूल अप्लाई होता है ऐसा ही रोज के लिए भी होता है। दूसरा तरीका, दूसरा सिंटेक्स हमारे कॉलम या रोज की वैल्यू को ऐड या चेंज करने का, कि हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जैसा कि अपना DTF था, डॉट ऑपरेटर, ऐड कीवर्ड और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रो नेम, अगर हमें रो नेम की वैल्यू चेंज करनी है तो, और अगर कॉलम नेम की वैल्यू चेंज करनी होती तो कॉलम के पहले वैल्यू खाली रहती और कॉलम के बाद क्या आता, कॉलम नेम इज इक्वल टू गिव द न्यू वैल्यू। इसी तरीके से तीसरा तरीका क्या है कि हम ऐड कीवर्ड की जगह क्या यूज कर सकते हैं, LOC लोकेट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। बाकी सिंटेक्स एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रो नेम अगर रो की वैल्यू चेंज करनी है तो, और कॉलम के बाद अगर कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है तो कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, DTF डॉट ऐड, और हमें क्या करना है, D रो की वैल्यू चेंज करनी है, D रो की वैल्यू और हर कॉलम के लिए चेंज करनी है, दैट इज वाई कॉलम के बाद कुछ नहीं लिखा है, एंड वी आर राइटिंग हियर 88। तो D कॉलम में सारी वैल्यूज क्या आ गई हैं, 88, 88। क्योंकि D कॉलम आपको अगर याद हो तो पिछली स्लाइड में देखिए, अपना डेटा फ्रेम यही है DTF, इसमें D नाम की रो थी ही नहीं। तो हमने क्या कहा था, जिस तरीके से कॉलम पे भी ये रूल अप्लाई होता है कि 4 नाम का कॉलम नहीं था तो क्रिएट हो गया था, तो इस तरीके से D नाम की रो नहीं थी तो वो भी अब क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। अब क्रिएट होने के बाद अगर हम D रो को कोई वैल्यू देंगे, सपोज हियर वी आर गिविंग 99, तो अब ये 88 से चेंज होकर क्या हो जाएंगी 99, यानी बिल्कुल एज इट इज रूल्स जो कॉलम पे अप्लाई हो रहे थे वही रूल्स आपके रो पर भी अप्लाई होते हैं। अगर हमें कोई सिंगल वैल्यू को चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम नेम भी साथ में मेंशन कर देंगे रो नेम के, तो उस हिसाब से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे ये हमारा एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है, अब इस एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में 3 लेवल वाले कॉलम में हमें D रो में, दैट मीन्स हियर, यहाँ वैल्यू 99 से चेंज करके क्या लिखनी है, 100। तो इसलिए अब देखिए आउटपुट में सिर्फ यही वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी D रो के किसी भी कॉलम में वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और एग्जांपल्स देखिए, DT4 यानी 4 नाम के कॉलम में हमें ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। यानी देखिए अब तक तो क्या हो रहा था, हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे, इस तरीके से कह रहे थे इज इक्वल टू 66, इज इक्वल टू 99, इस तरीके से। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जब भी चेंज हो रहा था तो हर, अगर हम कॉलम में चेंज कर रहे थे तो हर रो की सेम वैल्यू प्रिंट होकर आ रही थी। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हर वैल्यू अलग अलग आए, तो हम इक्वल टू के साइन के बाद जब वैल्यूज देंगे तो उसे लिस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में दिया है कि जो 4th कॉलम है उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएं और वो इस तरीके से आए 10, 11, 12, 13। तो अब की बार 4 कॉलम की सारी वैल्यूज ना तो सिर्फ 10 है ना सारी वैल्यूज 11 है, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग आई है, पहली वैल्यू 10, फिर 11, फिर 12, फिर 16। और यहाँ हम एक साथ भी दोनों की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स की। जैसे इस वाली कमांड में हमने क्या किया है, कॉलम की वैल्यू चेंज करवाई है और इसमें क्या की है, रो की वैल्यू चेंज कराई है। हमारी D रो जो है दैट इज 13, 14, 15, 16, उसको ये वैल्यूज असाइन करवाई है, जबकि यहाँ पर हमने क्या करवाई थी 99, 99। तो जिस तरीके से हम मॉडिफाई करने का मतलब तो चेंज है, यानी जरूरी नहीं हमेशा ऐड करें, कई बार चीजें डिलीट भी करनी पड़ सकती हैं। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं, ड्रॉप या डिलीट कमांड। तो अब अगर हम डेल या डिलीट कह लीजिए वो यूज करते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या है, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू हम डिलीट करना चाहते हैं। तो डेल DTF 4th कॉलम को डिलीट करना चाह रहे थे इसलिए, तो इसलिए अब हमारे आउटपुट में 4th कॉलम विजिबल नहीं है। या दूसरी कमांड क्या है, DF डॉट ड्रॉप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम्स का नाम, उन कॉलम्स का नाम जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमें एक्सेस भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हम डिलीट करना चाहते हैं। आपको याद होगा रो के लिए जो एक्सेस की वैल्यू होती है वो 0, कॉलम्स के लिए जो एक्सेस की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। तो क्योंकि हमें कॉलम्स डिलीट कराने थे इसलिए हमने कॉमा
के साथ यहाँ मेंशन किया है कि x इज इक्वल टू 1। तो हमारे सेकंड और थर्ड कॉलम की वैल्यूज अब डिलीट हो गई है, ये पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट हो गया, नॉट ओनली वैल्यूज। अब 2 और 3 नाम का कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, आप असाइन एट्रीब्यूट यूज करें। तो देखिए ये हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया एक और इस डेटा फ्रेम का आउटपुट ये है, ये आपके कॉलम नेम्स हैं, नेम एंड मार्क्स, और ये आपके रो इंडेक्स हैं। तो हमें क्या कराना था, एक और कॉलम ऐड कराना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, जिस डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड कराना था उसका नाम लिखा इज इक्वल टू साइन, फिर डेटा फ्रेम का नाम डॉट असाइन, नए कॉलम का नाम और इज इक्वल टू ऑपरेटर, और फिर लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज को पास करवा दिया जो हम थर्ड कॉलम में ऐड करवाना चाहते हैं। अब इसका आउटपुट देखिए, इसका आउटपुट क्या है, ये नया सेक्शन का कॉलम जो है वो ऐड होकर आ गया वैल्यूज के साथ। पर ऐसा जब हम करते हैं तो हमें खास ख्याल रखना है कि जब हम लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज दें तो उतनी ही वैल्यूज दें जितनी हमारी रोज है। तो क्योंकि हमारी यहाँ पर 4 रोज थी तो हमें 4 ही वैल्यूज पास करनी थी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू एरर शो होगा, जैसा कि इस केस में हो रहा है। यहाँ पर हमने 4 वैल्यूज पास करने की बजाय 3 वैल्यूज पास की आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आया है, वैल्यू एरर शो कर रहा है, लेंथ ऑफ वैल्यूज 3 डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स 4, क्योंकि इंडेक्स हमारा 4 का था और वैल्यूज कितनी ही दी आपने 3, इसलिए ये एरर शो हो रहा है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कॉलम्स या रोज को ऐड कर रहे थे अलग अलग एट्रीब्यूट्स की हेल्प से। एक और तरीका है रोज वगैरह ऐड कराने का, और वो है हमारा अपेंड मेथड। बुक्स में जनरली जो दिया हुआ है वो एज इट इज अपेंड मेथड दिया हुआ है, लेकिन जब हमने इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा तो वहां ये ऑब्जर्व किया कि या तो वर्जन का फर्क हो सकता है कि इस अपेंड वर्ड के आगे आपको अंडरस्कोर भी यूज करना है, तभी ये वर्क कर रहा है, अदरवाइज नहीं। सो लेट्स चेक। अभी क्या है, हमने 2 डेटा फ्रेम क्रिएट किए, एक डेटा फ्रेम ये जिसका आउटपुट ये शो हो रहा है और दूसरा डेटा फ्रेम ये जिसका आउटपुट ये शो हो रहा है। अब इनको जोड़कर सिंगल डेटा फ्रेम बनाना था, यानी इनके रोज और कॉलम्स को जोड़ना था। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ना हमारे कॉलम नेम और ना तो हमारे कॉलम नेम मैच कर रहे हैं, हाँ एक कॉलम नेम मैच कर रहा है बस मार्क्स, और ना ही हमारे इंडिसेस रो इंडिसेस मैच कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, जब ऐसी कोई मैचिंग ना हो तो क्या होता है कि जो ये नेम नाम का कॉलम है ये अलग से बन जाएगा, स्टूडेंट्स नाम का कॉलम अलग से बन जाएगा, क्लास नाम का कॉलम अलग से बन जाएगा, और जब इनके लिए मैचिंग वैल्यूज नहीं मिलेंगी तो वहां पर क्या आ जाएगा, नॉट अ नंबर वैल्यूज से वो रिप्लेस हो जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं। जब हमने इसे अपेंड करवाया तो हम डेटा फ्रेम 2 में वैल्यूज को शो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने डेटा फ्रेम 1 को एज इट इज ओरिजिनल जैसा था वैसा ही चाह रही थी, तो मुझे एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना था। आप ऑफ कोर्स डेटा फ्रेम 1 में भी चेंजेस कर सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, df2 की जगह df1 लिख दीजिए। पर अभी के लिए मेरे को सिर्फ df2 में अलग से प्रिंट कराना था इस डेटा फ्रेम को, तो मैंने एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया df2 इज इक्वल टू, उसमें क्या किया, डेटा फ्रेम 1 के अंदर अपेंड करवाया, जुड़वाया, अपेंड यानी जुड़वाना, किसको जुड़वाया, डेटा फ्रेम को। 2 डेटा फ्रेम क्रिएट किए थे ना हमने, एक df जिसमें ये वैल्यूज थी नेम एंड मार्क्स, जिसमें मोनिका, डूबी, पेंथर, डेजी के नाम है, और दूसरा डेटा फ्रेम था हमारा df1। तो हमने df1 में df को जुड़वाया है। तो df1 क्या था हमारा, ये वाली वैल्यूज 101, 102, 3, 4, 5, 6, और ये पूरी टेबल थी, और उसमें ये वाले कॉलम्स थे, स्टूडेंट्स, मार्क्स, क्लास। डेटा फ्रेम 1 में नेम नाम का कॉलम नहीं था, तो यहाँ अलग से क्रिएट हो गया है अपेंड होने के बाद। क्यों? क्योंकि डेटा फ्रेम में ये कॉलम था। फिर ये थी डेटा फ्रेम की वैल्यूज जो इसमें जुड़कर आ गई हैं, 0, 1, 2, 3, और यहाँ पर मार्क्स थे तो मार्क्स के कॉलम में ऐड हो गए हैं, और नेम में ये 4 नेम शो रहे हैं क्योंकि इस वाले डेटा फ्रेम में नेम्स थे, और जो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी उनकी जगह क्या आ गया है, NaN की वैल्यूज आ गई हैं। इस तरीके से डेटा फ्रेम जो है वो आपका अपेंड हो गया है। अब एक और चीज नोटिस कीजिए कि जब ये अपेंड हुआ है तो इसके इंडिसेस में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, रो इंडेक्स जैसे थे वैसे के वैसे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 101, 102, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से वैल्यूज थी। यानी हम ये चाहते हैं कि ये इंडेक्स जो है अलग अलग ना आकर, अलग अलग टाइप के ना आकर 101, 102, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के साथ कैसा आ रहा है, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से ना आकर कुछ एक जैसा इंडेक्स आए। तो ऐसे केस में हम क्या एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इग्नोर इंडेक्स, और उसकी वैल्यू को ट्रू सेट कर देंगे। ये ट्रू सेट करने से क्या होगा कि ये सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स है ये रिप्लेस हो जाएंगे किसी न्यू इंडेक्स के साथ। तो यानी इसको ट्रू सेट करने से ओरिजिनल इंडिसेस को इग्नोर किया जाएगा
और नए इंडेक्स असाइन हो जाएंगे, जैसे कि कुछ इस तरीके से। अब जो इंडेक्स है वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे सबके सब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सबको रिप्लेस कर दिया गया है इसके साथ। किसकी वजह से? इग्नोर इंडेक्स की। अब हम एक और पैरामीटर का यूज कर सकते हैं अपेंड फंक्शन के साथ। वो क्या है? वेरीफाई इंटीग्रिटी, और उसको क्या सेट कर दे? ट्रू, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसकी क्या वैल्यू होती है? फॉल्स। इस बात का क्या मतलब है, या ये किसका फंक्शन क्या है कि हमें डुप्लीकेट इंडिसेस अगर नहीं चाहिए, उनको अवॉइड करना है, तो उस केस में मैंने यहाँ जानबूझकर रो नेम, रो नंबर, रो इंडेक्स को डुप्लीकेट क्रिएट किया है 101 101। तो इन डुप्लीकेट वैल्यूज को देने के बाद जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो क्या एरर शो हुआ? वैल्यू एरर। यानी अगर हम ये वैल्यू ट्रू सेट कर देते हैं वेरीफाई इंटीग्रिटी की, तो वो डुप्लीकेट्स को चेक करता है, यानी यूजर को इसे यूज ही नहीं करने देता, उसे एक वार्निंग यानी एरर शो करता रहेगा, एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। लेट्स चेक दिस। ये यही प्रोग्राम है, इसे एग्जीक्यूट करें तो देखिए किस तरीके से एरर शो हो रहा है। यहाँ लास्ट में आपको समझ में आएगा किस टाइप का एरर है। वैल्यू एरर, इंडेक्सेस हैव ओवरलैपिंग वैल्यूज। इंडेक्स 101, उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ये ओवरलैप हो रहा है। कौन ओवरलैप हो रहा है इसको भी वो बता रहा है। और देखिए मैंने यहाँ से अब वो वैल्यू हटा दी है वेरीफाई इंटीग्रिटी की, और अभी भी इसमें डुप्लीकेट्स हैं। अब देखते हैं कि वो रन करेगा कि नहीं। अब वो रन कर रहा है, अब उसको डुप्लीकेट वैल्यूज से कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 10101 101 डुप्लीकेट इंडिसेस को भी एक्सेप्ट कर रहा है। एक और एट्रीब्यूट है अपेंड फंक्शन का, दैट इज सॉर्टेड। ये क्या करेगा? ये आपके डेटा फ्रेम को सॉर्ट करेगा, अरेंज करेगा। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। देखिए हमारे जो डेटा फ्रेम थे, एक डेटा फ्रेम ये था, दूसरा डेटा फ्रेम ये था। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर इग्नोर इंडेक्स वाला पैरामीटर भी यूज नहीं किया है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, जो हमारे ओरिजिनल इंडेक्स थे वो रिप्लेस हो रहे थे। अब वो यूज नहीं किया, पर क्योंकि मैंने सॉर्टेड यूज किया है तो इसे एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पाइथन ने ऑटोमेटिकली खुद से क्या कर दिया है, इन इंडिसेस की दूसरी वैल्यू ही रख दी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा, इस तरीके से। अच्छा आप देखते हैं कि मैं एक बार इनका ऑर्डर चेंज करके देखती हूँ। 101 मतलब सबका कुछ ऐसा ऑर्डर पिक करते हैं। सपोज मैं अपने पहले वाले डेटा फ्रेम का इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, सपोज इसका, उसमें कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4। तो इसके बाद हम इसमें कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं कि इस इंडेक्स को मान लीजिए 5 वैल्यू देते हैं, फिर हम दे रहे हैं 7, जानबूझकर कुछ अनसॉर्टेड सी लिस्ट दें, अगर 6 और 9 सपोज कुछ ऐसा करें अगर, और तब अगर देखें तो क्या चेंजेस करेगा ये सॉर्टेड मेथड। तो आप देख रहे हो, तो इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी एक तरीके से आपका इग्नोर इंडेक्स जैसे काम कर रहा है कि एक नया इंडेक्स दे रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रीनेमिंग रोज एंड कॉलम्स। तो डेटा फ्रेम को रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रीनेम फंक्शन, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जिस भी इंडेक्स को चेंज करना होगा तो इंडेक्स कीवर्ड लिखने के बाद इक्वल टू साइन और डिक्शनरी की फॉर्म में पुराना नाम जो हमें चेंज करना है, कॉलन ओल्ड नेम, कॉलन न्यू नेम। इसी तरीके से जो हमें कॉलम का नाम चेंज करना है उसका भी हम ओल्ड नेम कॉलन न्यू नेम ऑफ दैट कॉलम, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया डीएफ नाम का, फिर उसे रीनेम करना था। उसके इंडेक्स को जो बाय डिफॉल्ट क्या थे, क्योंकि हमने यहाँ इंडेक्स की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू तो पास की हुई है, यानी कॉलम इंडेक्सेस तो दिए हुए हैं, लेकिन आपने इंडेक्स की वैल्यू पास नहीं कर रखी, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यूज पिक करेगा, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो मैं मान लीजिए 0th इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ, तो उसको मैंने बदलाव रख दिया, मुझे और कुछ ख्याल नहीं आ रहा था उस वक्त, तो इसलिए मैंने यही कर दिया। और कॉलम्स में मैं क्या चाहती हूँ कि जो मार्क्स इंडेक्स है, मार्क्स का जो हेडिंग है वो चेंज हो जाए, मार्क्स से वो क्या बन जाए, कितने नंबर। तो आप मार्क्स को कितने नंबर में बदलना चाहते हो, और इन प्लेस की वैल्यू ट्रू सेट कर देंगे, ताकि जो मेरा ये डेटा फ्रेम है डीएफ नाम का, इसी में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भी मैं दिखाऊंगी क्या होगा, पहले इसको देखेंगे। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आ जाएगा। ये था हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ये उसके चेंजेस करने के बाद 0th इंडेक्स पे अगर रो का देखें तो हमने क्या किया था, इंडेक्स यानी रो के लिए यूज होता है, इसमें जो 0th इंडेक्स था उसकी जगह क्या लिखा था, बदलाव, तो इसलिए 0 की जगह क्या आ रहा है, बदलाव। और कॉलम नेम में हमने क्या किया था, जहां मार्क्स था, जहां मार्क्स थे उसकी जगह क्या लिखना है, कितने नंबर, तो उसकी जगह क्या आ रहा है, कितने नंबर। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन पार्ट। ये देखिए हमारा डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम। अब इस ओरिजिनल डेटा फ्रेम में हमें क्या कराना है, हमें वो चेंजेस चाहिए,
हम रीनेमिंग के लिए जो हमने सिंटेक्स यूज किया था वो सिंटेक्स यूज किया और फिर इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रहे हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसा ही आउटपुट जैसा आपने अभी पीपीटी में देखा था। ये रहा बदलाव और ये रहा बदलाव 0 की जगह, और ये रहा कितने नंबर। अब मैंने क्या कहा था कि हम एक और चीज देखेंगे कि अगर हम ये इन प्लेस की वैल्यू ट्रू ना रखते तो क्या होता। इन प्लेस की वैल्यू अगर हम फॉल्स रखेंगे तब भी और कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती ही है फॉल्स। तो उस केस में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ना कोई आपको चेंज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर बार वो डीएफ की ओरिजिनल वैल्यू को ही शो करता रहेगा। ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, ये हमने जो चेंज के बाद प्रिंट कराया था वो था, दोनों बिल्कुल सेम है, हमें चेंज नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इन प्लेस की वैल्यू ट्रू सेट नहीं की। दैट मीन्स उसने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं किया। ओरिजिनल में नहीं चेंज किया तो दैट मीन्स कहीं तो हुआ है, पर उसको हमने कहीं सेव नहीं कराया। तो सपोज किसी दूसरे डेटा फ्रेम के नाम से सेव करा लेते हैं और तब इस आउटपुट को प्रिंट करवाएंगे अगर, तो वो अगर फॉल्स वैल्यू है तो तब उसके लिए इस तरीके से प्रिंट होगा। समझ में आई बात? यानी इन प्लेस को ट्रू सेट करने से वो इसी ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस कर देता है। तभी हमने जब उसको डीएफ को प्रिंट कराया था तो वो यहाँ वैल्यू शो कर रहा था। अब की बार हमने इन प्लेस की वैल्यू को फॉल्स सेट कर दिया है, या यूं कह लीजिए कुछ नहीं सेट किया तो उसका मतलब भी फॉल्स ही है। तो तब हमने अगर प्रिंट कराया डीएफ को तो वो यूं का यूं प्रिंट कर रहा था। तो इसका मतलब उसने किसी और डेटा फ्रेम में चेंजेस किए हैं, मतलब एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, पर उस नए डेटा फ्रेम को हमने कहीं कोई नाम नहीं दिया था, वो हमने दे दिया और फिर हमने df1 के नाम से उसको प्रिंट करा दिया। इसलिए अब बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आ रहा है जैसा आपका इन प्लेस को ट्रू करने से शो हो रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे जो छोटे मोटे इधर उधर छूट गए हैं, और इसके अलावा सिलेक्टिंग द डेटा फ्रेम रोज एंड कॉलम्स ऑन द बेसिस ऑफ बुलियन कंडीशन, ये वाला टॉपिक, एंड बुलियन इंडिसेस। So thanks for watching and do not forget to subscribe and share the channel.